हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 3 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है ट्रूडोज सरमन। अभी जो रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम हो, उन्होंने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है अपनी तरफ से कि इंडियन गवर्नमेंट को फार्मर्स जो प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पंजाबी फार्मर्स स्पेसिफिकली, बोले कि उनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने भी काउंटर किया है उस स्टेटमेंट को कि जो जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट दैट इज़ इल इन्फॉर्म्ड, उनके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बेसिस पे फिर भी उन्होंने बोल दिया। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो चीज़ें मैं यहीं पे बता देता हूँ। नंबर 1, जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि इंडिया ने जितना अटेंशन बाकी कंट्रीज़ को दिया है, उतना ज़्यादा अटेंशन इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को नहीं दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर विजिट पे आए थे इंडिया में, तब भी उनका यहाँ पर जाना हुआ था पंजाब वाले रीजन में। और आप देखोगे पंजाब के जो लोग हैं अब हल्के फुल्के क्या कहते हैं, जो एक खालिस्तान मूवमेंट चल पड़ा था 1980s के टाइम पे खालिस्तान के लिए कि भाई हमें अलग से हमारा इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनाना है, पंजाब को इंटीग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ से निकाल के। और पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप भी मानी जा रही थी कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये कहीं ना कहीं मूवमेंट चल रहा था। तो अभी जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से भी अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो का ये स्टेटमेंट है ना कि फार्मर्स के लिए आप कुछ अच्छा करो, तो फार्मर्स इस चीज़ को साइड लाइन रखना चाहते हैं कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इंडिया के साथ ही इंटीग्रेटेड रहना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए खालिस्तान जैसी चीज़। ये एक अलग ही नरेशन चल पड़ा है जो कि इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके अलावा जो इंडिया का स्टेटमेंट है कि इल इन्फॉर्म्ड है, इंडिया ने जो रिएक्शन दिया है, तो इसकी बजाय इंडिया को एक्शन करने चाहिए और एंगेजमेंट इंक्रीज करनी चाहिए कनाडा के साथ में। तो ये कुछ चीज़ें बताई हुई है, बाकी एक बार आप रीडिंग मार सकते हो इसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स का या फिर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ काम आने वाली चीज़ें नहीं है, बाकी क्रक्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल, लेट देयर बी नॉइज़। अभी रिसेंटली एक आप देखोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उनके अगेंस्ट में किसी एक यंग इंडिविजुअल ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसके बेसिस पे उनको एक तरीके से उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी शुरू कर दी वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस ने। तब जा कर के महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्या सबको ही आप जेल में डाल दोगे जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा? अभी रिसेंटली कितने सारे हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जिसमें आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में जा कर के और फिर गवर्नमेंट ने अपनी खुद की मनमानी करवाने की कोशिश की है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का एग्जाम्पल हो या फिर अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था जो आर्टिकल 19 के हिसाब से देखा था हमने इनका प्रशांत भूषण का जो 2 उन्होंने कमेंट किए थे ट्विटर पे। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल गया है। ज़माने में आजकल आपके पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो 280 वर्ड्स में, आप एक तरीके से डिस्रप्शन ला सकते हो। आज का सिस्टम ऐसा हो गया है, पहले का ज़माना नहीं है कि जहाँ पर प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, फिर बहुत सारा फिल्ट्रेशन होने के बाद में प्रिंटिंग हुआ करती थी किसी भी स्टेटमेंट की, ठीक है। बट आज का ये है कि बस आपको एक अकाउंट बनाना है और अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना है। अब इसमें भी अगर कोई मतलब कोई भी रूलिंग पार्टी है या रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको अगर क्रिटिसाइज करे, तो डेमोक्रेसी की तो ये बेसिक एथो है ना, बेसिक अपन इसको कॉर्नर स्टोन बोलते हैं, ये टच स्टोन है ये डेमोक्रेसी का, जहाँ पर क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता है, जो कि हम बार बार सुनते हैं। पहले तो थीसिस आता है, फिर एंटीथीसिस, फिर बाद में सिंथेसिस आता है। तो एंटीथीसिस तो क्रिटिसिज्म को ही तो अपन कंसिडर कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ आप क्यों एक तरीके से ऑफेंडेड वे में लेते हो? तो इस चीज़ को यहाँ पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने या बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला है कि भाई आप इस तरीके से हर किसी को जेल में नहीं डाल सकते, ये कह के कि ये क्रिटिसाइज कर रहा है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा घात लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ के बारे में है, आप एक बार इस पर भी रीडिंग मार लेना, क्रक्स मैंने दे दिया। ये वाला आर्टिकल हमारे काम का है नहीं, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, छोड़ो इस चीज़ को। ये आर्टिकल हम देखेंगे कि जो लव जिहाद वाला जो किस्सा चल रहा है, जो फोर्सफुल कन्वर्जन का चल रहा है कि हाँ
रिलीजियस कन्वर्जन के लिए ही शादियां की जा रही हैं, तो उनको टैकल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया, प्रोमलगेट किया है, तो उसमें क्या कमियां हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया हुआ है इस पर्टिकुलर इशू को, तो जानेंगे। ये आर्टिकल अच्छा है, इसमें कुछ पॉइंट निकलेंगे। ये आर्टिकल कोविड-19 के बारे में, वैक्सीन से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं है काम का, तो इस पेज पे हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो ये है हमारे डिसेबल जो हैं, हमारे काउंटर पार्ट है, हमारे साथ में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं या थ्रू आउट वर्ल्ड अगर देखें तो इंडिया में उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और किस तरीके से अभी भी हमें वे फॉरवर्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, देखेंगे इसमें। यहाँ पर सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स, ये वाला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कुछ नए पॉइंट्स है, कुछ डेटा है जो हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, और साथ में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर सब्सिडीज़ को बंद करने की बात की जा रही है, तो उनको बंद क्यों नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट थोड़ा फेवर करेंगे, और इसके अलावा आगे और क्या किया जा सकता है। ठीक है, कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, देखेंगे आर्टिकल। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है लॉ इलीगल। गवर्नर ऑफ यूपी, ये आर्टिकल लिखा हुआ है अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है, गवर्नर ऑफ यूपी ने अभी एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है जिसमें बोला गया है अनलॉफुल कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने की कोशिश की जा रही है कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर कोई जाता है और अगर वो कोर्सिव है, फोर्सफुली है, तो उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यूपी का जो ये प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन ऑर्डिनेंस 2020 है, ये एक तरीके से प्रिवेंट करता है लव जिहाद को। क्लियरली यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से क्रिमिनलाइज करके स्टेट के द्वारा, या फिर कह सकते हो कि मैरिज के थ्रू केवल यही पर्पज़ हो कि केवल रिलीजियस कन्वर्जन को ही अचीव करवाना है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अनलॉफुल हो जाएगी और उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये कहीं ना कहीं अभी जो करंट ड्राफ्ट है इसका, इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो आर्टिकल 25 को ब्रीच करता हुआ देखा जा सकता है, जो कि बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो आर्टिकल 25 को कहीं ना कहीं ब्रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ऑर्डिनेंस में एक जो प्रोविज़न है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर प्रोविज़न, दैट इज़ क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट करना, कि जब किसी एक इंडिविजुअल को आप कन्वर्ट कर रहे हो बाय द कॉर्जन, मतलब उसको दबाव में ला करके उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी तरीके से आप खुद इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं किसी और रिलीजन का नहीं, तुम्हारे रिलीजन का, फिर शादी कर लो, फिर उसके बाद में डिक्लेयर करो कि नहीं मैं तो दूसरे रिलीजन का, अब तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक दैट। फ्रॉड के थ्रू अगर करते हो तो इसमें आप देखोगे, और मतलब विच इज़ अनऑब्जेक्शनेबल, कि कहने का मतलब फोर्सफुली हो तो उसके बेसिस पे, या फिर इन तीनों प्रोविजंस में किसी में भी हो, तो उनके अगेंस्ट में ऑफेंस का या क्रिमिनल केस या क्रिमिनल मतलब क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा उस पूरे इशू को। ठीक है, अब एक मैरिज हो जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें सोल पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि केवल एक ब्राइड या फिर ग्रूम को आप दूसरे उसमें कन्वर्ट करो रिलीजन में, तो इसको डिक्लेयर कौन करेगा कि वही वाकई में यहाँ पर ज़रूरत है कि कुछ अनलॉफुली कन्वर्टिंग हुई है, इसको कौन डिक्लेयर करेगा, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट इस चीज़ को डिक्लेयर करेगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी पर्सन अगर एक दूसरे रिलीजन में जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में भी जाना चाहता है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या प्रोसेस फॉलो किया गया है। इसमें कंपल्सन प्रोसेस होता है जिसमें उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। कन्वर्जन अगर करना भी चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा वो भी डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें ये कि अगर कन्वर्ट करना चाहते हो आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपना डिक्लेरेशन दो, और फिर उसके बाद में कन्वर्जन जो होगा वो सब्जेक्ट मतलब उनसे इंक्वायरी भी की जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, फिर उनको अप्रूवल दिया जाएगा कि हाँ भाई आप रिलीजन ए से रिलीजन बी में जा सकते हो। तो ये भी इसमें एक प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोविजंस की बात करें तो इस ऑर्डिनेंस में हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब साउंड होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है कि अगर कन्वर्जन आप कर रहे हो और उस कन्वर्जन को अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो उसमें एक वजह ये बताई है कि अल्यूरमेंट अगर किसी को दिया है, किसी को लालच अगर दिया गया है ना,
तो उस लालच की वजह से अगर किसी को आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो भी वो कहीं ना कहीं ऑफेंस में कंसिडर किया जाएगा, चाहे फिर वो एक छोटा सा गिफ्ट ही क्यों ना हो। इवन यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोला भगवत गीता ही क्यों ना दिया आपने किसी को गिफ्ट में, और वो इसलिए कि भाई आप पढ़ो इसको, और भगवत गीता में बहुत अच्छे मतलब बातें बताई हुई है, और किस तरीके से आप इस गिफ्ट को पढ़ करके और फिर बाद में अपने आप को, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें एक ऑफेंस की कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। और इस ये जो अल्यूरमेंट जो है इसको बहुत ही ब्रॉडली कैटेगराइज किया है। इवन बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी अगर आप अपने दोस्त को या फिर किसी को भगवत गीता या फिर कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट आप गिफ्ट करते हो, जो कि आपका जो दोस्त है वो कोई दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं अल्यूरमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऑफेंस है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप छोटा सा गिफ्ट दे रहे हो और उसमें केवल एक लाइफस्टाइल के वे को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफर करते हो, तो भी कहीं ना कहीं ऑफेंस में कंसिडर किया जाएगा। तो वो कितना गलत है। फिर एक वर्ड और ऐड किया हुआ है, और अदरवाइज। ये एक अपने आप में एक पजलिंग वर्ड है। अदरवाइज का मतलब तो हो गया इसका कि आप किसी भी तरीके से इस वर्ड को ट्रीट कर सकते हो, मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो ये तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो रिलीजियस एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल 20 में हमें फ्रीडम दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में जाता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अब आप देखोगे इस ऑर्डिनेंस में कितना भी तरीके से, पहले तो क्या है कि कोई भी पनिशमेंट मिलती थी तो जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इनके बेसिस पे, पिनल कोड के बेसिस पे दिया जाता था। वहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं होती थी, केवल केस टू केस स्टडी किया जाता था कि वाकई में यहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन है कि नहीं। यहाँ पर तो क्लियरली इस पर्टिकुलर एक्ट ने या ऑर्डिनेंस ने डिफाइन कर दिया है कि भाई किस तरीके से किस चीज़ को ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर राइटर एक चीज बोलना चाह रहे हैं कि पीनल कोड ही अगर किसी को पनिश नहीं कर रहा है तो, और उसको जेल मतलब बिहाइंड द बार्स नहीं रख रहा है उसको, तो आप किस तरीके से अल्यूरमेंट का यूज करके आप किसी भी एक इंडिविजुअल को क्रिमिनल मतलब डिक्लेयर करके और उसको पनिश कर सकते हो। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ज़्यादा और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब आप देखोगे ऑर्डिनेंस है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड या फिर मिस इंटरप्रिटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अगर कन्वर्जन किया जा रहा है तो वो तो चलो ठीक है कि हाँ ऑर्डिनेंस में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर केवल एक ही पर्पज़ हो तो उसके बेसिस पे अगर कन्वर्जन किया जा रहा है या शादी की जा रही है तो डेफिनेटली पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बात चल रही थी, इसी चीज़ को थोड़ा सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बात चल रही थी कि जो रिलीजन है उससे उसको प्रोपोगेट करने का जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल 25 टू 28 में जब ये स्टडी करते हैं तो ये कहा कि ये जो आप देखते हो ये इसमें फोर्सिबल कन्वर्जन को वहाँ पर भी प्रोहिबिट किया हुआ है। ये हम देखते हैं कि आप अगर परसुएड करते हो दैट्स ओके, बट फोर्सिबल कन्वर्जन को तो वहाँ पर भी प्रोहिबिट किया हुआ है और इसकी इसमें डिबेट भी चल रहा था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था एक सब कमेटी की असेंबली में कि हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे जहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यूपी गवर्नमेंट तो इससे भी आगे चली गई कि भाई फोर्सफुल कन्वर्जन तक पहुँचो, उसके पहले कोई नॉर्मल कन्वर्जन भी हो रहा है उसको भी वो कहीं ना कहीं ऑफेंडेड वे में देख रही हैं कि ये एक क्रिमिनल केस है। तो जबकि हमारे यहाँ पर प्रोविजन ऑलरेडी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फोर्सफुल कन्वर्जन है ना, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आप इस तरीके से जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है ना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बजाय कि केवल कन्वर्जन पे ही ध्यान देना शुरू कर दे रहे हो। दूसरा कि अगर रिकन्वर्जन का जो सेगमेंट है कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है रिलीजन ए से रिलीजन बी में चला गया और पता पड़ता है कि वो अपनी खुद की इच्छा से गया है, पर वो अपने रिलीजन बी मतलब रिलीजन बी को छुड़ा करके रिलीजन ए में लाया जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसको आप कहते हो कि उसको ऑफेंस में या क्रिमिनल केस में कंसिडर नहीं करते हो। ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हदिया केस था केरला वाला, ठीक है, उसमें उस लड़की ने अपनी खुद की इच्छा से शादी की लड़के बी से, ठीक है, ये थी हिंदू ये मुस्लिम, शादी हो गई। अब जो हदिया है ए,
अब ए जो है ये क्या करेगी, यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया, इसका भी इस्लाम में आ गया, ये भी मुस्लिम बन गई। अब इसके माता पिता को पता पड़ता है कि नहीं भाई ये मेरी बेटी के साथ में तो छलावा हुआ है, ये तो गलत है, हम तो इसको फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब हदिया यहाँ पर कन्वर्ट होना नहीं चाहती, फिर भी उसके, क्योंकि वो खुश थी अपने हस्बैंड के साथ में, और उसके माता पिता ने फोर्सफुली और उसको कन्वर्ट करा दिया, तो यहाँ पर माता पिता पर भी तो केस चलना चाहिए ना फिर इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से। ये थोड़ा मैं हिंदू मुस्लिम का दे रहा हूँ कि कोई भी धर्म हो सकता है, इधर मुस्लिम इधर हिंदू भी हो सकते हैं, इधर मुस्लिम, कोई सा भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हो चुका है ऑलरेडी। तो इस केस में माता पिता ने भी तो फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश की ना, कि रिलीजन ए से रिलीजन बी में गई और बी से वापस ए में लाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। तो इसको कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज नहीं कंसिडर किया गया है कि भाई अपने ही रिलीजन में दोबारा लौट करके आए, चाहे वो फोर्सफुली भी आए, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है फोर्सफुली अगर रिकन्वर्जन हो रहा है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, एक ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं राइटर। और इसके अलावा बोल रहे हैं कि अगर इलीगल कन्वर्जन अगर इस ऑर्डिनेंस के अंडर में आता है तो आप देखोगे 1 से 5 साल की प्रिजनमेंट हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, जेल हो जाएगी। अगर जो विक्टिम है जिसका कन्वर्जन हो रहा है उसका इलीगल कन्वर्जन हुआ हो और वो एक माइनर हो, 18 साल से कम उम्र हो, या कोई SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, या फिर वो वमन हो, तो उसकी पनिशमेंट डबल हो जाएगी, 2 से 10 साल की जेल के पीछे। अब बात आ जाती है कि भाई वुमेन तो यहाँ पर आपने कैटेगराइज ही नहीं किया, कैसी वुमेन, कौन सी वुमेन। तो इसका मतलब है एक मल्टीनेशनल कंपनी की CEO है, वो अगर रिलीजन कन्वर्ट करती है तो इसका मतलब उसको भी अधिकार नहीं है ये। तो ये चीज़ अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कोई अपनी कॉन्शियस को यूज़ करके फिर अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहे और एक तो इंटरफेथ मैरिज स्टैब्लिश करना चाहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। और पनिशमेंट 10 साल तक पहुंचा देते हो, ठीक है, अगर वो इलीगली कन्वर्ट करते हैं। और अच्छा, दूसरी, अगर कोई एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल वो फीमेल है और वो मेल काउंटर पार्ट का रिलीजन को कन्वर्ट करती है तो भी आप 10 साल तक की सज़ा दे देते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। इस चीज़ को तो आप देखो, वुमेन का जो कैटेगरी है कि एक वेल एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म्ड लेडी अगर अपने खुद के डिसीजन लेती है तो उनको भी आप उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो जितना कि मार्जिनलाइज इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप के जो लोग हैं या फिर वीकर ग्रुप से जो वुमेन बिलोंग करती है उसी तरीके से। तो इस तरीके से तो वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा दोगे, और इस तरीके से तो इलीगल कन्वर्जन आप हर एक चीज़ को कंसिडर करना शुरू कर दोगे, तो एक इस चीज़ में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। इसके अलावा आप देखोगे द मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रोविज़न इस ऑर्डिनेंस का ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर ऑर्डिनरी केसेस में हम देखें, कोई एलिगेशन लगाए किसी इंडिविजुअल पे कि भाई ये आदमी बहुत गलत कर रहा है और इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाता है, वो जो एलिगेशन लगा रहा है, जो प्रोसिक्यूशन को शुरू करना चाह रहा है उसके ऊपर बर्डन है कि भाई तू लेकर क्या सबूत, तेरे को साबित करना है ना। और जो पर्सन जिसके ऊपर अक्यूजेशन हुए हैं या पर्सन जो अक्यूज्ड है उसको कहीं ना कहीं इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि गिल्टी प्रूव नहीं हो जाती। जबकि ये उत्तर प्रदेश का जो ऑर्डिनेंस आ गया ना, इसमें हर एक रिलीजियस कन्वर्जन को एक प्रिजम्पशन दे दिया कि ये इलीगली है, और बर्डन दे दिया जो बंदा कन्वर्ट कर रहा है ना खुद को अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, उसके ऊपर बर्डन है कि भाई तू साबित कर कि तेरा रिलीजियस कन्वर्जन इलीगल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से बर्डन जो है वो कन्वर्टर जो एक तरीके से जो शिकायत कर रहा है उस पर नहीं है, जिसकी शिकायत हो रही है उस पर चला गया बर्डन। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाती है। इसके अलावा ये जो इलीगल कन्वर्जन है इसको ऑफेंस मानते हुए कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल कंसिडर किया हुआ। अब कॉग्निजेबल का मतलब तो ये हो गया कि भाई पुलिस बिना किसी वारंट के एक्शन ले सकती है अक्यूज के अगेंस्ट में, और दूसरा नॉन बेलेबल का मतलब कि भाई उनको अगर बेल दिलानी भी है तो परमिट करेगा भी कोर्ट या नहीं भी करेगा, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। तो ये तो अपने आप में एक चिलिंग इफेक्ट आ गया। ये तो अपने आप में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। रेव एक केस की यहाँ पे बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने जो अपनी खुद की स्टेटमेंट्स दी थी, और वो केस था रेव स्टेनिस्लाउस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और उसमें सुप्रीम कोर्ट की उस 5 जजेस की बेंच ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है ना अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, उसमें आप
किसी भी इंडिविजुअल को कन्वर्ट करो ये नहीं है। देखो आप यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस जरूर आप याद ही रखना कोट करने की, कि रेव स्टेनिस्लावस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 5 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फंडामेंटल राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, इसमें ये चीज़ बिल्कुल एक तरीके से एक्सक्लूड कर दी थी कि वहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन अलाउ होगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अब यहाँ पर इस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि इस तरीके से कन्वर्जन को उन्होंने भी एक तरीके से डिस्कार्ड किया। और उस टाइम पर क्या था, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने दो मतलब अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट्स में अपने अपने मतलब स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन स्टैच्यूट लेकर के आए थे, वो कानून लेकर के आए थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ज़रूरत है कि इस ऑर्डिनेंस को देखते हुए टाइम आ गया है कि जजमेंट को रिविजिट किया जाए एक बार, और जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है उसको कहीं ना कहीं अपहेल्ड किया जाए। और आप देखोगे कि किसी भी हर एक रिलीजियस कन्वर्जन को अगर आप इलीगल मानना शुरू कर दोगे तो फिर बाद में एक्चुअल में जो फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है आप उसको अवॉइड कर दोगे, हर एक को। ठीक है, कि जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, फोर्सफुली जो कन्वर्जन हो रहा है ना आप उसको रोको, फोर्सफुल रिकन्वर्जन हो रहा है ना उसको रोको, फोर्स को रोको। ठीक है, अगर वो कोई राजी राजी कन्वर्ट करना चाह रहा है तो उसको तो आपको अलाउ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फेलियर टू इनेबल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है शशि थरूर जी के द्वारा। अब इसमें हम देखेंगे कुछ तो एनेक्डोट्स हमारे काम के हैं, वो हम लिख सकते हैं कभी ऐसे में या फिर कभी एथिक्स में भी कभी लिखने को मिले तो हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी कोई छोटा मोटा सब्सटेंशिएट करना हो कभी आर्टिकल को, या आप लिख रहे हो कुछ तो उसमें काम आ जाएंगे। देखो आज दिसंबर 3 है, एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिसको यूनाइटेड नेशन में 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, और जिसका ऑब्जेक्टिव था कि एक इंडिविजुअल की वेलबींग को और उसके अधिकारों को प्रमोट करना जो कि डिसेबिलिटी से ग्रस्त है। हमारे सोसाइटी के हर एक स्फेयर में उनके डेवलपमेंट को इंश्योर करना और एक अवेयरनेस को स्प्रेड करना कि किस सिचुएशन में वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जी रहे हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ में उनका और ज़्यादा एडवांसमेंट इंश्योर किया जा सकता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये आप ज़रूर लिख लो ये चीज़ कि कब शुरू हुआ था और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है आप कभी लिखो डिसेबिलिटी पे तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, और बाकी हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कब आता है और किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था, कब किया गया है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर राइटर एक एग्जांपल दे, एक एनेक्डोट देते हैं। बोला श्रीला फ्लेदर, ये एक ब्रिटिश एमपी है जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। तो ये प्रवासी भारतीय सम्मान लेने के लिए इंडिया में आती हैं कुछ सालों पहले, और उनके साथ में उनके व्हील चेयर रिडन हस्बैंड भी आते हैं जो कि डिसेबल्ड थे, उनके पैरालिसिस था इस वजह से। तो जैसे ही फिर वो यहाँ पर इंग्लैंड से आती हैं, और जब ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा अपना वो जो प्रोग्राम था वो शुरू किया जाता है, तो देखा जाता है कि वहाँ पर रैंप नहीं था। अब रैंप नहीं था तो व्हील चेयर रिडन ये जो श्रीला फ्लेदर के हस्बैंड थे वो ऊपर नहीं जा पाए। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हम आपको उठा करके ऊपर बिठा देंगे, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोला नहीं। तो आप देखो ऐसे सिचुएशन अपने आप में कितनी बड़ी शेम का कारण बनती है, कितनी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ पर डिसेबल्स को अभी तक भी इक्वालिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, अभी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है। आज इंटरनेशनली अगर देखें बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं, और उसमें से 80% जो लोग हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड में हैं। इंडिया डेवलपिंग ही है। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन पारित किया था ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उसमें आप देखोगे एक कदम फॉरवर्ड लिया गया था कि कैसे भी करके डिसेबल्ड पर्सन्स को एक फुल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाए सोसाइटी में, बजाय कि एक ऑब्जेक्ट जो कि कहीं ना कहीं पीटी या फिर चैरिटी के बेसिस पे चलता है, जिनको आप दान दे करके काम में लेते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा चल रहा है दैट इज़ वेरी वेरी शेमफुल। ये नहीं होना चाहिए। आप देखो पास्ट में किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कितना डर उनके दिमाग में रहा होगा, क्या उनके एक्सपीरियंसेस वो हमें ठीक करने पड़ेंगे। इंडिया की अगर बात करें तो हमारी तो
और भी बुरे हाल हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट बताया है कि लगभग 40 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस हैं वो डिसेबिलिटीज़ के साथ में जी रहे हैं। और इंडियंस को कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी लाइफ जो है वो डिसडेन में जी रही है, मतलब बिल्कुल तिरस्कार वाली ज़िंदगी जीते हैं और उनकी ज़िंदगी में दुखों का कारण भी वो उनकी डिसेबिलिटी ही बनी रहती है। तो हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। एग्जिस्टिंग लॉज के प्रोविजंस की बात की जाए तो आप देखोगे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इन लॉज के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में वीक दिखाई देती है। ठीक है, इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी 2016 में कानून लाया गया था द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें आप देखोगे उसमें बहुत सी कमियां रह गई थी। और आप देखोगे कंट्री में उस कानून के आने के बाद भी अभी रैंप नहीं बने हैं बिल्डिंग्स में, फुटपाथ्स नहीं बने हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। आप देखो कितनी प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरीके से पासेज में ही अगर या फिर एक्सेसिबिलिटी उनको प्रॉपर इंश्योर नहीं की गई तो किस तरीके से वो एक अपने आप को सोसाइटी में इक्वली फील कर पाएंगे। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जयपुर में एक साउथ कोरियन एक इंडिविजुअल आए थे। ठीक है, वो थे डिसेबल ही थे, उनकी भी कोई प्रॉब्लम थी, तो वो व्हील चेयर पे ही थे। तो यहाँ पर मेन जो जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर इनको एंटर होना था। ठीक है, और वहाँ पर देखा तो उस बिल्डिंग में रैंप नहीं था। तो उन्होंने एक ही कमेंट कहा कि बोला आप लोगों ने डिसेबल्स के लिए इतना कुछ ही नहीं कर रखा, एक रैंप नहीं है आपके यहाँ पे, जो आपकी बिल्डिंग्स हैं वो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो आप क्या स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कमेंट था। ठीक है, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, एनेक्डोट में भी कहीं यूज़ हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो क्या स्मार्ट सिटीज़ बनाओगे आप लोग। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया है उन्होंने, बिजनेस सेंटिमेंट्स को इंप्रूव करने के नाम पर। तो ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं डीपली हार्मफुल और मिसगाइडेड स्टांस हैं। हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो एक वेलफेयर है, वेलबींग है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, डेंजरसली नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रख सकते। हमारी सोसाइटी में कॉमर्स के नाम पर इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें ज़रूरत है एटीट्यूड को चेंज करने की। यहाँ पर इन्होंने ये अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मैं आशला कृष्णा जो व्हील चेयर में बैठी थी थिरुवनंतपुरम में, क्योंकि ये केरला से ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं लोकसभा में, शशि थरूर जी, तो बोला कि मैं वहाँ पर आशला कृष्णा से मिला और उन्होंने बोला कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को मतलब क्वाड्रीपैलेजिक कंसीडर मत करो, पर्सन विद क्वाड्रीपैलेजिक बोलो। ठीक है, मतलब मेरे को बीमारी से आइडेंटिफाई मत करो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ जिसकी वो छोटी बीमारी है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप बीमारी से उसको डिफाइन क्यों कर रहे हो, भाई बीमारी तो उसकी छोटी सी है ना, बीमारी तो एक पार्ट है, वो सही भी हो जाएगी। तो वो ही चीज़ है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि डॉक्टर फ्लेदर का जो बहुत सालों पहले हमारे साथ डिसेबिलिटी की वजह से जो चीज़ें हुई थी उनको हमें कहीं ना कहीं हमारे आने वाले टाइम पे एक तरीके से इनपुट की तरह यूज़ करके और रेक्टिफाई करना चाहिए हमारे सिस्टम में जो भी कमियां हैं। एक सेल्फ रेस्पेक्ट की लाइफ इंश्योर करवानी चाहिए एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट ना करके। और उनको आप देखोगे तो चाहे ऑफिस हो चाहे रेस्टोरेंट हो, उनको आप उठा करके मत बिठाओ, उनको कैपेबल बनाओ, उनके अकॉर्डिंग उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बनाओ जिससे कि वो एक्सेस आराम से इंडिविजुअल मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में वो एक्सेस कर सके उन चीज़ों को। ठीक है, रैंप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। लोग बहुत सारी प्रोमिसेस देते हैं कि हाँ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक्सेसिबिलिटी हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, बट इन प्रैक्टिस हर चीज़ फेल होती हुई दिखाई देती है। चलो ठीक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अब थोड़ा सा ध्यान दे रही है, जैसे कि तारे ज़मीन पर मूवी आई थी या फिर बर्फी मूवी आई थी, या फिर अब रिसेंटली हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो एथलीट्स हैं जिन्होंने 2016 में पैरालंपिक्स में रियो डी जेनेरियो में 4 मेडल्स जीते, आप जानते हो उनके दीपा मलिक और ये नाम थे जिनका नाम बहुत फेमस हुआ था। तो आप देखते हो कि अब थोड़ा सा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एक ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है और हमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा रिकग्निशन देने की ज़रूरत है उन लोगों को, और ज़्यादा उनका सोशल रिवाइवल ज़रूरी है। इंडिया के अंदर अगर देखें डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो आज देखोगे
उनकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से ही उनको पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अवेल हो पाती हैं और इसी वजह से उनका डेवलपमेंट भी वीक पड़ जाता है। आज अगर शॉकिंगली देखा जाए तो लगभग 45% पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया में वो इलिटरेसी की शिकार है, या फिर वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बिल्डिंग की एक्सेसिबिलिटी डिफ़िकल्ट होने की वजह से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करवा पाते हैं, या फिर उनकी खुद की जो फिज़िकल कंस्ट्रेंट है उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप देखो कि पहली चीज़ तो डिसेबिलिटी और रही सही में सोशो इकोनॉमिक इनएक्सेसिबिलिटी या फिर पुअर डेवलपमेंट, तो ये तो और भी ज़्यादा ग्रेवर सिचुएशन बना देता है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को। ठीक है, हमें एक ज़रूरत है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने की। यहाँ पर राइटर बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में अगर देखोगे तो केवल 4 ऐसे जने हैं, या फिर स्टेट असेंबलीज में आप देखोगे तो केवल 6 मेंबर्स ऐसे हैं जो विजिबली डिसेबल होने के बावजूद मेंबर बने। तो क्या इतना ही रिप्रेजेंटेशन है क्या? जबकि हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो 40 मिलियन लोग हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता तो उन पर देखो आप डेरोगेटरी कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं उनकी डिसेबिलिटी को लेकर के, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। और रही सही में गवर्नमेंट ने कॉमर्स के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो उससे तो और ज़्यादा आप एनहेंस कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो लोगों को, इन पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक तरीके से ज़्यादा मार्जिनलाइज बनाने के लिए। तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन और एक जनरल एटीट्यूड बनता चला जाना, यह आप देखते हो इसका असर फिर बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी आता है। क्योंकि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर मेंबर बन के रहेंगे लोकसभा में या पार्लियामेंट में या फिर हम कहें स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे कि क्या उनकी सफरिंग है, क्या उनकी परेशानियां हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर कानून बनना चाहिए तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, नंबर 1। फिर इसके अलावा आप देखोगे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि जो लोग मतलब है मेंटली कहीं ना कहीं परेशान है, और उसमें एक बीमारी पर्टिकुलर नाम दिया सेरेब्रल पैल्सी। इसमें आप देखते हो आपकी बॉडी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती ब्रेन के, ठीक है। तो इस बीमारी से ग्रसित जो भी लोग होंगे उनको इंडियन फॉरेन सर्विसेज में नहीं लिया जाएगा, ये कह के कि भाई ये डिसेबल पर्सन जो है वो अनेबल रहेंगे किसी भी कंट्री के लिए लॉयल्टी या फिर डिवोशन या फिर स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। जब गवर्नमेंट ही इस तरीके के स्टांसेस लेगी तो क्या फिर पब्लिक में या सोसाइटी में कुछ अच्छे मैसेज आ पाएंगे? तो इनको फेलो सिटीजन्स को हमें इक्वली और रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल कंडीशन हमें उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए कि हाँ वो फिजिकली डिसेबल है तो कोई इस तरीके से नहीं कि हाँ वो वीकर है, नहीं, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आज व्हील चेयर के लिए आप रैंप बनाओ, टेक्स्ट टू स्पीच फैसिलिटी अवेल करो, या फिर जो कुछ मतलब सुन नहीं पाते हैं उनके लिए आप साइन लैंग्वेज के एक्सप्लेनेशन की फैसिलिटी अवेल करो। तो ये चीज़ें तो चलो आपको दिखाई देती हैं, बट अगर उनकी परेशानियों का कारण देखें, जो डिबेलिटेटिंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी, उनको तो आप अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये तो चलो दिखाई तो दे रहा है ना, नहीं दिखने वाली भी डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, ठीक है, जिसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया कि पर्सन जो भी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन से निकल रहा है, जिसकी कोई परेशानियां चल रही हैं, वो दिमागी तौर पे थोड़ा अशांत है और वो अगर सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है तो उसको अब डिक्रिमिनलाइज किया है। ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। हमें ज़रूरत है कि इस तरीके के ही प्रोविजंस लाने की ज़रूरत है जो कि क्लियर करे कि अगर भाई किसी को ऑलरेडी हिडन प्रॉब्लम भी है तो भी अब स्टेट उसको एक फैसिलिटेट करेगा, ना कि उसको क्रिमिनलाइज करके उसको पनिश करेगा। जैसे कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो आया, इसमें फिर कहा गया कि मेंटल हेल्थ एक्ट के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को जो परेशान है ऑलरेडी उस मतलब दिमागी तौर पर, तो उसको इलेक्ट्रोशॉक नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ना उनको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो ये चीज़ अपने आप में अच्छा प्रोविज़न था। इसके अलावा हम देखें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल सोसाइटी वर्क भी बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि मिथु अल्लूर भी कर रहे हैं, जावेद अबीदी भी कर रहे हैं। इंडिया ने भी बहुत सारी प्रोग्रेस भी की है सही दिशा में, जिसमें हमने देखा
कि बहुत सारे इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हैं, जैसे कि ADIP स्कीम हो गई, या फिर सुगम्य भारत, या फिर हम इसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसमें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बिग जो बिल्डिंग्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेसिबल बनाना, जिससे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इस तरफ आप देखोगे तो एक आप देख इंटेंशन अच्छी है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, वो इम्प्लीमेंटेशन पे। अनफॉर्चुनेटली एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की अगर बात करें तो जब से ये शुरू हुआ था 2015 में, अभी तक भी अपनी खुद का जो टारगेट रखा था उसका 50% ही अचीव कर पाया है। तो हमें ज़रूरत है रिफॉर्म्स को लाने की, जिससे कि हम आगे बढ़ें और ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इनको कहीं ना कहीं कंपनी प्रोवाइड करे, मतलब कंपनी करे, सोसाइटी में इनको साथ में लेकर के चले। IFS जो इंडियन फॉरेन सर्विस की रूलिंग थी, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन को डिक्रिमिनलाइज किया गया, इन चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है और रियल में गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी के साथ में मिलकर फिर काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जिससे कि इंडिविजुअल जो कि डिसेबिलिटीज़ का सामना करते हैं अपनी लाइफ में, उनको ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्यों ना उनको रिस्पेक्ट दी जाए, क्यों ना उनको डिसेबिलिटी के बेसिस पे इग्नोर करना बंद करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आए तो हमें सेंस ऑफ शेम नहीं आना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, अच्छा काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेफ्टी नेट फॉर फार्मर्स। वही 3 बिलों की बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 3 बिलों को पारित कर दिया और उन्हीं की वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बना हुआ है, जिसमें 2 कारण मेन है फार्मर्स के, 2 हैं इशू। एक तो MSP, एक APMC मंडीज़ के बारे में, तो दूसरा ये है कि एग्री बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू अपनी दादागिरी ना चलाने लग जाए। ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल से देखी हैं, आप इस पैराग्राफ को अच्छे से यहीं पे पोज करके देख लेना, काम का जो डेटा मिले लिख लेना। ठीक है, मैं सीधा आगे जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखते हो NDA गवर्नमेंट से हरसिमरत कौर, जो कि अकाली दल से बिलोंग करती हैं और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बोले कि मैं तो अब मिनिस्टर बनके नहीं रहूँगी। इसी तरीके से मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने भी अपनी खुद का फील एक्सप्रेस किया कि हम भी अब एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट रोड मैप्स रहेंगे फ्यूचर में। इसी तरीके से अडानी ग्रुप, उसके जो CEO अतुल चतुर्वेदी, उन्होंने भी ये कहा कि अब अडानी ग्रुप भी है वो बिग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर की तरह काम करेगा। और आज आप देखो अडानी विलमार करके एक कंपनी चलती है जो कि फूड कंपनी है, जो कि इंडिया की बड़ी कंपनियों में से एक है फूड कंपनी की अगर बात की जाए। दूसरा, अडानी ग्रुप ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टोरेज हैंडलिंग, ग्रेन स्टोरेज हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ये डेवलप किए हैं। ये देखो ये चीज़ें क्या आ रही हैं निकल के, जब एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है तो कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, बट कंसर्न क्या है यहाँ पर राइटर के, वो हम देखते हैं। ये आर्टिकल बहुत अच्छा, आप ध्यान से देखना इसको, क्योंकि मैं क्रक्स ही दे रहा हूँ। इस तरीके से आप देखोगे अडानी विलमार है, ये एक जॉइंट वेंचर हो गया और फूड कमोडिटीज़ के जो सेक्टर को है एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब बात ये आ जाती है कि फार्मर्स का जो सस्पिशन है, डाउट है या फिर कंसर्न है, उसको हम एड्रेस करें। देखो पिछले जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा है कि जो छोटे और मंझले जो किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उनको कहीं ना कहीं अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। बट अब रियलिटी में आगे हम देखें तो अभी गवर्नमेंट को सजेशन कुछ ये भी मिल रहे हैं कि भाई सब्सिडीज़ को बंद करो। बट आप देखो अगर एग्रीकल्चर को लिबरलाइज कर रहे हो, ठीक है, लिबरलाइज का मतलब यहाँ पर आप ओपन कर रहे हो, उदार कर रहे हो कि कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसमें आप जो कमोडिटीज़ एक्ट है उसको भी आपने रिलैक्स कर दिया है, या फिर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी आप अलाउ कर रहे हो। तो उन चीज़ों को अगर देखें और सब्सिडी को आप रोकने की बात कर रहे हो, तो USA तो सबसे आप कंसिडर करते हैं ना कि अपने आप में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे देखो फेडरल सब्सिडीज एग्रीकल्चर में कितनी दी जा रही है, $46 बिलियन, जो कि आप देखोगे वहाँ पर जितना एग्रीकल्चर का पूरा एक कहते हैं ना वॉल्यूम है, या फिर जितना उनका बजट होता है या टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, उसका 40% तो मतलब टोटल फार्म इनकम की 40% तो सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे ही आप यूरोप में देख सकते हो, वहाँ पर भी कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी है जिसमें 54 बिलियन यूरो जो है वो स्पेंड किए जाएंगे 2006 के बाद में, लगातार हो रहा है ये देखो आप। तो इस तरीके से
हम यहाँ पर एमएसपी को रोकने की बात करें या फिर कुछ और, तो ये तो अपने आप में इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के आइडियाज़ पे बेस चल रहे हो, तो वो चीज़ तो आप यहाँ पर चेक तो करो कम से कम कि अमेरिका और यूरोप में भी क्या हो रहा है। इसी तरीके से हम देखें हमारे यहाँ पर स्मॉल इंडियन पीजेंट्स जो हैं या फिर जो छोटे और मझले जो किसान हैं उनकी अगर बात करें, तो अभी रिसेंटली जो 10th एग्रीकल्चर सेंसस जो हुई 2015-16 में, तो स्मॉल होल्डर या मार्जिनल फार्मर्स की बात करें जिनके पास में ज़मीन होती है 2 हेक्टेयर या उससे कम, ठीक है, तो उनकी आप स्ट्रेंथ देखोगे तो टोटल फार्मर जितने हैं उनमें से 86.2% तो ये लोग आते हैं। मतलब लगभग 126 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो इंडिया में स्मॉल या फिर मार्जिनल सेक्टर में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना, क्योंकि लेटेस्ट है 2015-16 की 10th एग्रीकल्चर सेंसस की बेसिस पे। तो यहाँ पे उनके पास में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। एग्री बिजनेस फार्मर्स फर्म्स के साथ में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करें तो वो अपनी बात को मानेंगे ही नहीं, इतना कुछ उनके पास में स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी। तो एक तरीके से आप तो ये तो कंसंट्रेशन हो जाएगी कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो वापस फ़ायदे में रह गए और छोटे और मंझले जो किसान हैं उनको अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। रही सही में अब बात की जाए कि भाई चलो ठीक है कि हाँ अब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर की एब्जॉर्ब किया जा सकता है जो किसान है एक्स्ट्रा में, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में अभी भी 41% एंगेजमेंट है एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, जबकि इंडस्ट्रीज़ में सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, केवल 26%। ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ है, इसमें ध्यान देना आप कि इंडस्ट्रीज़ में हमारे एम्प्लॉयमेंट कितना एंगेज, मतलब एम्प्लॉयज़ कितने एंगेज है 26%, जबकि एग्रीकल्चर में कितना एम्प्लॉयमेंट होता है हमारे यहाँ पे 41%। तो आप किस तरीके से आप एग्रीकल्चर को इग्नोर कर सकते हो जब हमारे यहाँ पे लगभग आधी जनसंख्या एग्रीकल्चर पर रिलाई कर सकती है। या तो आप अपने सेकेंडरी सेक्टर को आप और एम्पावर करो और एनकरेज करो जिससे कि एग्रीकल्चर में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो या फिर जिन लोगों को एग्रीकल्चर में प्रॉपर काम ना मिले तो उन लोगों को जॉब मिल जाए। या फिर आप बात करते हो फिर टर्शियरी सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, ये तो कोविड-19 की वजह से जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है, वहाँ पर जॉब भी नहीं है। तो आप एक तरफ तो एग्रीकल्चर को फ्री करने की कोशिश करो, दूसरी तरफ आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तीसरी तरफ जो टर्शियरी सेक्टर है वो इतने जॉब क्रिएट करने में फेल हो रहा है, और रही सही में कोविड-19 की वजह से वहाँ पे जॉब्स अब है नहीं, तो आप एग्रीकल्चर को कैसे इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, फिर बात आ जाती है कि आप मैकेनाइजेशन की या फिर जब बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स की इनकी बात करते हो, अब यहाँ पर छोटे फार्मर्स हैं वो कैसे यूज़ करेंगे मैकेनाइजेशन का, उसको भी आप सॉर्ट आउट करो। इसके लिए खैर एक सोल्यूशन है आपके पास में, जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस है, एफपीओज है, उनको आप एक साथ लेकर के आ जाओ और छोटे छोटे फार्मर्स को ये कहो कि भाई आप एक साथ आ जाओ और एक अपनी यूनियन बना लो, और आप फिर बाद में मिलकर के और जो भी एग्री बिजनेस फर्म है, जो भी आपकी जैसे पेप्सिको है, इसके साथ में डील जब करो तो आप सब एक साथ आकर के करो और उनसे बोलो कि भाई हम आपको प्रोड्यूस करके दे देंगे और जो भी फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, जो कुछ भी होगा हम पाँचों बराबर में मिलके डिवाइड कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, उनका से भी अच्छा हो जाएगा और उनके पास में ज़मीन भी बढ़ जाएगी। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। अर्बन रूरल डिवाइड ऑलरेडी इंडिया में बहुत बढ़ चुका है पर कैपिटा रिसोर्सेज के बेसिस पे, इसको हमें और कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारी प्रूडेंट स्कीम्स भी अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि राइतु बंधु स्कीम तेलंगाना की बात करें, या फिर जो कालिया जो स्कीम थी है ना, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन, उड़ीसा की कालिया स्कीम बोलते हैं इसको, ये भी है। इसमें सीधा का सीधा क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको उनकी ज़मीन की साइज़ के हिसाब से उनको पैसा मिलता है और फिर वो अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी एक स्कीम चलानी चाहिए और साथ में ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है कि उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको एमएसपी के नीचे नहीं बेचने दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो रूरल डिस्ट्रेस है उसको भी हम कम कर पाएंगे। आज मनी ही केवल एक प्रॉब्लम नहीं है, आज फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है। आंध्र प्रदेश में कम्युनिटी बेस्ड एक फार्मिंग मॉडल शुरू हुआ है जिसमें वो एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेस्ड काम कर रहे हैं। उन प्रिंसिपल्स को थ्रू आउट इंडिया स्प्रेड करने की ज़रूरत है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इनपुट देने की ज़रूरत है, सॉइल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की बजाय मैन्योर या फिर जो एक तरीके से कहते हैं ना इसको
ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सस्ती फैसिलिटी अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। हमें एक रेजिलियंट मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो कि बायोडाइवर्स हो, प्रो नेचर हो, एंटी नेचर ना हो, प्रो फार्मर्स हो और फार्मर्स के लिए सेफ्टी नेट हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये आप आर्टिकल अच्छे से देख चुके हो और इसमें ये वाला जो सेगमेंट है, ऊपर वाला जो 2 पैराग्राफ मैंने जल्दबाजी में बताए हैं, वो जल्दबाजी में इसीलिए बताया क्योंकि हम ये बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, नया कुछ लगा नहीं मुझे इसमें, जो नया था वो हमने डिटेल में देखा। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्कशन यहीं का तो होता है। थैंक यू वेरी मच।